नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सतवाहन वंश के बारे में समझा। सतवाहन वंश के पास सत्ता गुप्त वंश के पास आ गई। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में। दरअसल मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में लगभग 500 वर्षों तक किसी शक्तिशाली राज्य का उदय नहीं हो सका। कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश में सुंग, पंजाब में यवन, पल्लव, उत्तरी भारत में कुषाण, दक्षिणी भारत में सातवाहन और वाकाटकों का भी उदय हुआ। लेकिन गुप्त साम्राज्य के उदय के बाद ही भारत को एक शक्तिशाली साम्राज्य मिल पाया। गुप्त काल के इतिहास की जानकारी उस काल के अभिलेखों से मिली है और ये सभी अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं और इनकी लिपि ब्राह्मी है। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। उसने 275 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक राज किया। घटोत्कच अपने पिता श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर बैठा और घटोत्कच ने भी करीब 300 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व तक राज किया। घटोत्कच की मृत्यु के बाद घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने गद्दी संभाली। चंद्रगुप्त प्रथम पाटलिपुत्र से अपने साम्राज्य को संभालता था। इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अपने इस विवाह की याद में उसने चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए, जिन पर एक ओर उसका और कुमार देवी का चित्र तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का चित्र अंकित था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत की। अपने शासन के अंतिम चरण में उसने संन्यास ले लिया और समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईसा पूर्व से लेकर 334 ईसा पूर्व तक राज किया। चंद्रगुप्त प्रथम के संन्यास लेने के बाद उसकी और कुमार देवी के पुत्र समुद्रगुप्त ने शासन संभाला। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है। समुद्रगुप्त एक महान सम्राट होने के साथ साथ संगीतकार और कवि भी था। समुद्रगुप्त ने 335 ईसा पूर्व से लेकर 380 ईसा पूर्व तक राज किया। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य और देवगुप्त के नाम से भी प्रसिद्ध है, गुप्त वंश का शासक बना। विक्रमादित्य इनका नाम न होकर असल में एक उपाधि था। लगभग 40 वर्षों तक चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य ने राज किया और इनको शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शामिल 9 रत्नों में प्रधान माने जाते हैं। इनके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी भी थे, जिन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा का भगवान माना जाता है। धन्वंतरी और कालिदास के साथ ही अमर सिंह, बेताल भट्ट, आर्यभट्ट, बारहमिहिर आदि भी शामिल थे और यही वजह थी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय एक ऐसा शासक था जिसने चांदी के सिक्के शुरू किए थे, जिन्हें रूपक या रुपयक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 ईसा पूर्व से लेकर 415 ईसा पूर्व तक राज किया। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त गुप्त वंश के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने अपने कार्यकाल में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाई थी। वत्सबट्टी कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था, जिसने प्रसिद्ध मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। कुमारगुप्त प्रथम की अब तक कुल 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इतने अधिक अभिलेख अभी तक किसी गुप्त शासक के नहीं मिलते हैं। कुमारगुप्त ने 415 ईसा पूर्व से लेकर 454 ईसा पूर्व तक राज किया। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद इनके पुत्र स्कंदगुप्त ने शासन संभाला। इन्होंने हूणों से भारत की रक्षा की और एक महान लोक कल्याणकारी सम्राट होने के नाते इन्हें शक्रादित्य जैसी उपाधियों से अभिभूत किया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में शकों और हूणों को पराजित किया।
चीनी यात्री फायान के अनुसार गुप्त काल में दंड विधान बहुत अधिक कठोर नहीं था, क्योंकि गुप्त काल में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। दंड के रूप में आर्थिक जुर्माना ही किया जाता था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात एक तरह से गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। हालांकि इनकी मौत के बाद भी इनके वंशज पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और विश्वगुप्त ने शासन किया था। अगर गुप्त वंश के पतन की बात करें तो गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण था पारिवारिक कलह। दूसरा बड़ा कारण था शकों और हूणों का आक्रमण। इसके अलावा एक विशाल साम्राज्य और स्कंदगुप्त के पश्चात कोई योग्य उत्तराधिकारी का न होना भी गुप्त वंश के पतन होने का कारण बना। आर्यभट्ट, बारहमिहिर और ब्रह्मगुप्त इस युग के प्रमुख वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने ही दुनिया को जीरो और दशमलव दिया। दूसरे प्रसिद्ध गुप्तकालीन गणितज्ञ और ज्योतिषी थे बारहमिहिर। इन्होंने 6 ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकालीन गणितज्ञ थे जिन्हें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जनक माना जाता है। ब्रह्मगुप्त ने ही सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। मथुरा शैली और गांधार शैली जैसी कलाओं का उद्भव गुप्तकालीन में ही हुआ। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इसी युग में कालिदास जैसे महान कवि का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, अमरकोश जैसे महान ग्रंथों की रचना इसी युग में हुई थी। इस युग में समाज में बहुत सारी बुराइयां भी देखने को मिली, जैसे सामंतवाद का प्रभाव और अधिक मजबूत हुआ। जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथा के उदाहरण इसी युग में मिलने शुरू हुए। इस समय दास प्रथा का भी प्रचलन था और इस समय न्यायिक व्यवस्थाओं में भी भेदभाव देखने को मिलता था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश के रूप में भी जाना जाता है, सत्ता में आया और राज्यवर्धन इस वंश के प्रथम शासक बने। इसी के साथ इस वीडियो को भी विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्धन वंश की। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।